ये शुरू हो जाए एक बार। चलिए जी। देखिए बेटा, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे हमारे पास, दैट विल बी ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे वो याद रखेंगे अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर के, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं V के साथ। तो बात ये आती है कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोगों ने ध्यान रखना है, इसमें जो पॉइंट इंप्लीमेंट करना है, तो वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि भाई सपोज अगर आप लोगों के पास जो आपका सोर्स चार्ज है, ये आप लोगों ने कंसीडर कर लिया यहाँ पर सोर्स चार्ज। आवाज नहीं आ रही? क्या बात कर रहे हो यार, कौन है भाई ये जिसे आवाज नहीं आ रही? भाई इज देट एनी इशू विद द वॉल्यूम, एनी इशू विद द ऑडियो? एवरीथिंग इज गोइंग गुड? चलिए जी, सार्थक जी आज आप सुबह सुबह पार्टी करके हैं, बैठे हैं शायद से, थोड़ा सा देखिए बेटा। चलिए, ये हम लोगों ने कंसीडर किया कि भाई ये हमारे पास जो हमारा सोर्स चार्ज है, दिस इज गिवन एज पॉजिटिव चार्ज, ये हम लोगों को एक पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। ठीक है, तो भाई हम जानते हैं हर एक चार्ज के आसपास एक फील्ड होती है, उसका एक रीजन होता है जिसमें कि वो किसी दूसरे चार्ज पर कुछ ना कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का फोर्स लगा सकता है। हम लोगों ने कंसीडर कर लिया ये हमारे सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये जो रीजन हम लोगों ने बनाया ये हम लोग मेंशन कर देते हैं कि भाई दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ये हमारे सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और ये सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस इज एक्सटेंडिंग अप टू अ डिस्टेंस आर। और ये जो फील्ड है वो एक्सटेंड करती है अप टू डिस्टेंस आर। और डिस्टेंस आर के बाद अगर मैं देखता हूं जो भी रीजन मेरे पास होगा या जो भी डिस्टेंस में लूंगा, दैट विल बी इंफिनिटी, वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इस इंफिनिटी डिस्टेंस पर मेरे पास एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। और बाय डिफॉल्ट टेस्ट चार्ज का नेचर हमारे पास क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अब इस टेस्ट चार्ज को हम लोग इंफिनिटी से फील्ड के अंदर मूव कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने अपने टेस्ट चार्ज को क्या करा, इंफिनिटी से फील्ड के अंदर मूव कराया। अब आप लोगों को एक चीज ध्यान से देखनी है, आप लोग जब टेस्ट चार्ज को बेटा मूव करा रहे हैं तो टेस्ट चार्ज की जो डिस्प्लेसमेंट रही, ठीक है, वो तो हो गई लेफ्ट साइड। और हमारे सोर्स चार्ज ने हमारे टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाया वो हो गया राइट साइड। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, तो इस सिचुएशन के अंदर आपके पास जो एंगल बनेगा, दिस एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जो वो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। और अगर आप लोग देखते हैं बेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के हिसाब से, तो आप लिखते हैं एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस तरीके से करके। तो जैसे ही आप लोग इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास बनेगा एफ डी एक्स कॉस थीटा, और थीटा की जगह आप लोगों ने करा 180, तो आपके पास आ जाएगा एफ डी एक्स एंड कॉस 180 विल बी -1। तो सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में जो वर्क डन होगा चार्ज को मूव कराने के लिए वो नेगेटिव होगा। एंड नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग जो याद रखेंगे वो ये याद रखेंगे कि अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और उस सोर्स चार्ज की फील्ड में आप लोग एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं, तो जो वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा, अगेंस्ट रहेगा। ये तो आप लोगों का हो जाता है पहला केस। ठीक है, पहला केस कौन सा, जब आप लोगों का सोर्स चार्ज जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। सो इन दैट केस द वर्क डन इज गोइंग टू बी अगेंस्ट। और फिर दूसरी सिचुएशन बनाओ बेटा इसके अंदर कि अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव की जगह क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। ये देखिएगा सभी लोग ध्यान से, केस नंबर सेकंड, if source charge is if source charge is नेगेटिव। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, भाई अगर हम लोगों ने कंसीडर किया कि ये हमारा एक नेगेटिव सोर्स चार्ज, तो नेगेटिव सोर्स चार्ज की भी क्या होगी, अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी कुछ इस तरीके से। भाई देखिए ध्यान से समझ के चलिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो ये आप लोगों ने कंसीडर किया सोर्स चार्ज यहाँ रखा हुआ है, और ये हो गया इसका फील्ड का डिस्टेंस आर।
और यहां से बियॉन्ड जो भी डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पर आप लोगों के पास रखा हुआ है आप लोगों का ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जैसे ही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप लोग फील्ड में लाने के लिए कुछ वर्क डन करेंगे, तो जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी आपकी वो तो किस तरफ हो गई, लेफ्ट साइड। पर अब देखें ध्यान से, नेगेटिव सोर्स चार्ज है, तो ये नेगेटिव सोर्स चार्ज आपके टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो कैसे लगाएगा, अट्रैक्टिव, दैट विल बी ड्यू लेफ्ट साइड। तो इस सिचुएशन में जो एंगल बना, एंगल बिटवीन दिस फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गोइंग टू बी हाउ मच, 0 डिग्री। तो जैसे ही आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे वर्क डन को, सो यू विल राइट दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज एफ वेक्टर डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको रिजोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एफ डी एक्स एंड कॉस थीटा। और थीटा को आप लोग अगर 0 डिग्री ले लेते हैं तो कॉस 0 विल बी +1। सो इन दैट केस आपके पास आ जाता है डी डब्ल्यू इज पॉजिटिव एफ डी एक्स। तो सिंपली यहां जो वर्क डन बना बेटा वो बना पॉजिटिव वर्क डन। और पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या हो गया आपके पास, फेवर में। ठीक है, तो पहले तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि भाई अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो वर्क डन रहेगा अगेंस्ट, और अगर आप लोगों का सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो वर्क डन रहेगा फेवर, प्रोवाइडेड टेस्ट चार्ज जो है वो क्या चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। तो पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रहेगा बेटा अच्छे से, पहला पॉइंट सभी को अच्छे से ध्यान रहेगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया भाई, अटेंटिव रहिएगा सारे पॉइंट्स को लेकर के। अब कहानी आती है इसकी बेसिक इक्वेशंस को लिखने के लिए, तो वो कैसे लिखी जाएंगी ये ध्यान से देखिएगा बेटा आप लोग। तो जब हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट पोटेंशियल इज बेसिकली व्हाट, दिस पोटेंशियल V is equals to the amount of work done in order to move the test charge। और आप लोग इस टेस्ट चार्ज को कहां से कहां मूव करा रहे हैं, दिस इज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। ठीक है भाई, इंफिनिटी से मूव करा रहे हैं और कहां तक करा रहे हैं, एक गिवन पॉइंट तक मूव करा रहे हैं, इन द फील्ड ऑफ, इन द फील्ड ऑफ अनदर सोर्स चार्ज, किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सिंपल सा पॉइंट, वो अमाउंट का वर्क डन जो किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए कराया जाएगा इंफिनिटी से, ठीक है, किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में लाने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा वहां पे, उस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो बन गया जनरल पॉइंट। फिर इसके बाद जो आप लोगों को यहां पर फॉर्मूला ध्यान रखना है वो कैसे ध्यान रखना है, जो जनरल इक्वेशन है बेटा इसकी, this is always potential is equals to K into charge and divided by distance। ये इसकी आपके पास जनरल इक्वेशन रहेगी। अब इस जनरल इक्वेशन के हिसाब से आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों का सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, अगर हमारा सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव एंड से डिस्टेंस इज आर, ठीक है, तो इस केस में हम लोग जो पोटेंशियल लिखेंगे बेटा, दिस विल बी रिटन एज पॉजिटिव के क्यू बाई आर। और अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव होता है, मतलब अगर हमारा गिवन चार्ज नेगेटिव हो जाए, सो इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, इन दैट केस हम लोग जब पोटेंशियल को लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा माइनस ऑफ के क्यू बाय आर। ठीक है, इस तरीके से। फिर बात की जाती है इसकी यूनिट को लेकर के, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो हम लोग यहां पर लिखते हैं बेटा इसके लिए एसआई यूनिट, दिस इज जूल पर कूलम, जिसको कि हम लोग प्रॉपरली क्या बोलते हैं, वोल्ट। और अगर कहीं पूछा जाए सीजीएस यूनिट के बारे में, तो सीजीएस यूनिट इज एब वोल्ट, इस तरीके से। ठीक है, देन इसके बाद एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके की क्वांटिटी है। सो द नेचर ऑफ दिस क्वांटिटी इज प्रॉपरली अ स्केलर क्वांटिटी। ये किस तरह की क्वांटिटी रहेगी, स्केलर क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर एक मैसेज ड्रॉप किया है आर्यन सर, इसमें इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, नहीं आर्यन बेटा, जो मैग्नीट्यूड वाला पॉइंट होता है वो किसके अंदर चलेगा बेटू हमारे पास, दैट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उन केसेस में वहां हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेकर के चलते हैं।
अगर पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव है तो भी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो बात आती है वहां चार्ज का साइन का हम क्या करते हैं, उससे हम उसकी डायरेक्शन बनाते हैं। तो पोटेंशियल जो है, वर्क डन जो है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, यहाँ डायरेक्शन नहीं रहेगी। तो यहाँ चार्ज का जो साइन है वो इन्वॉल्वड रहेगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक। सो यहां तक के पॉइंट बेटा सभी को क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया है अभी हम लोगों ने। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। नाउ इससे अगले पॉइंट पे मूव ऑन करेंगे हम लोग बेटा। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिख लेते हैं हम लोग यहां पर। सो जो अगला पॉइंट हमारे पास आएगा बेटा, दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो देखिए ये और भी सरल सिचुएशन हो जाती है, और भी सिंपल सिचुएशन आ जाती है हमारे पास। अब किस तरीके से करना है इसको समझें ध्यान से। भाई सपोज ये आप लोगों के पास एक सोर्स चार्ज है, ये हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, ये रहा हमारा एक सोर्स चार्ज, बाई डिफॉल्ट पॉजिटिव चल रहा है। और ये हम लोगों ने ले ली बेटी इसकी एक फील्ड, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे करके। ठीक है, और जो फील्ड का डिस्टेंस है दिस इज आर, ये हमारा डिस्टेंस आर हो जाता है। ठीक है, अब जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात है तो पहले हम क्या कर रहे थे, इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर ला रहे थे। ठीक है, अब इन्फिनिटी वाला सीन नहीं है। सपोज एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ ए, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास यहाँ कहीं बी, और अपना जो टेस्ट चार्ज है, ठीक है, जिसका नेचर पॉजिटिव रहेगा, वो टेस्ट चार्ज इस पॉइंट ए पर लोकेटेड है। और इसको हम लोग पॉइंट ए से कहां लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं, पॉइंट बी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अब हमारा चार्ज जो है वो इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर नहीं लाया जाएगा, हमारा चार्ज ऑलरेडी एक सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, और उसको हम लोग उस चार्ज की फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं। तो इस केस में जो वर्क डन किया जाएगा दैट विल बी टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको लिखते कैसे हैं बेटा, ये ध्यान से देखिएगा। सो भाई अभी मैं बात कर रहा हूं ए से बी तक लाने की, सो मैं लिखूंगा वी ए बी। सो दिस विल बी रिटन एज वर्क डन इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज क्यू नॉट। और हम कहां से कहां लेकर के आ रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी। सो दिस विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। इसको लिखने का तरीका आपके पास ये रहेगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, और इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को हम लोगों ने मूव कराया, मूव्ड फ्रॉम 1 to 2। इसको एक पॉइंट 1 से दूसरे पॉइंट 2 तक मूव कराया किसी दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर। ठीक है, तो हम लोगों को लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दैट केस वी विल राइट V12 will be equals to work done in order to move the test charge from 1 point to 2 point, मतलब from position 1 to position 2, and will be written as what, V2 minus V1। तो ये हमारा बेसिक तरीका हो जाता है किसको लिखने के लिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को लिखने के लिए। अगर बात करते हैं यूनिट को लेकर के, तो यहां भी यूनिट सेम रहेगी, वोल्ट। सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, सो दिस विल बी एब वोल्ट। भाई एसआई यूनिट तो आपकी वोल्ट हो जाएगी, और जो सीजीएस रहेगी वो एब वोल्ट हो जाएगी। नेचर ऑफ क्वांटिटी वही रहेगा सेम, दैट इज अगेन स्केलर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है बेटा या नहीं, बताइए। ये वाले दोनों पॉइंट्स आप सभी को प्रॉपरली क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, ग्रेट। नाउ इससे आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग, तो देखेंगे बेटा हमारे को क्या देखने के लिए मिलता है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ चार्ज। ठीक है, सो ये देखिएगा ध्यान से, लिख लेते हैं पहले हम लोग इसको। दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ चार्ज।
भाई अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और उन दो चार्जेस के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द टू चार्जेस, इस तरीके से हमारे पास है। सो दिस इज Q1 और दूसरा चार्ज लोकेटेड है यहाँ पर हमारे पास विद डिस्टेंस r एंड दिस इज Q2। डन। और मैं लिखना चाहता हूं इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को। सो हम लोग क्या लिखेंगे? दिस पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली दैट वर्क डन। इन जनरल अगर मैं लिखता हूं तो लिखा जाएगा के, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, सो दिस विल बी Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, जो कि कितना हो गया हमारे पास? r। तो ये तुम्हारा एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए बेटा? फॉर योर पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी को आप लोग थोड़ा अलग तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा बेटा इस चीज को। सपोज अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू Q1, ठीक है? अगर मैं इसको किसकी तरीके से लिखना चाहूं, उस पोटेंशियल की वजह से जो कि किसकी वजह से बन रहा होगा? Q1 की वजह से बन रहा होगा। कहां पर बन रहा होगा? Q2 के लिए बन रहा होगा। ठीक है भाई, किसकी वजह से बनेगा? Q1 की वजह से। और किसके लिए बनेगा? Q2 के लिए बनेगा। सो इन दैट केस अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को लिखता हूं, सो मैंने अपना वही जनरल फॉर्मूला लगाया, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अब इसी को आपने थोड़ा सा सेपरेट कर दिया, के Q1 बाय आर इंटू Q2, जिसमें कि जो ये के Q1 बाय आर है बेटा, ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1। ठीक है भाई, ये आपका क्या बनेगा? ये बन गया पोटेंशियल किसकी वजह से? Q1 चार्ज की वजह से। तो इसका मतलब आप लोग यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को फर्दर क्या लिख सकते हो? दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड इनटू Q2। ठीक है, तो ये आपको क्या दे देगा? पोटेंशियल एनर्जी दे देगा इस सिस्टम की इन टर्म्स ऑफ व्हाट? द पोटेंशियल ड्यू टू Q1। और अगर आप लोग इसी चीज को लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू Q2, तो भी सिंपल देखो, एंड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू Q2। अगर Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा Q1 के लिए, उसके टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो U विल बी इक्वल्स टू W, विच विल बी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। इसी को सेपरेट करके आपने ये कर दिया K Q2 बाय R इंटू Q1। तो बेटा जी जो ये के Q2/R है, ये आपका क्या हो जाता है? पोटेंशियल Q2 की वजह से किसके लिए? Q1 के लिए। तो इसका मतलब आप लोग यहां लिख सकते हैं U इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू Q2 और किसके लिए? Q1 के लिए। तो ये भी आपको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी दे सकता है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके आप लोगों को ध्यान रखने हैं। पहला तो जनरल तरीका, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ अगर पोटेंशियल लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा उसको भी ध्यान रखेंगे। ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर हुआ बेटा अच्छे से? ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर है? चलिए जी, ग्रेट। नाउ अब देखो एक बार छोटा सा पॉइंट रख लेते हैं रिकैप के लिए हम लोग। सपोज हमारे पास एक अरेंजमेंट दे देता है वो, इस तरीके से हम लोगों को एक स्क्वायर अरेंजमेंट दे दिया गया। आई होप आप लोगों को याद भी हो कि अगर इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे A B C एंड ये D, और चार्जेस दिए गए हैं हमें Q1 Q2 Q3 एंड Q4। ठीक है, एज लेंथ आप लोगों को दी गई है X। तो अब इसमें देखो अलग अलग पॉइंट्स बन जाते हैं, अलग अलग केसेस बन जाते हैं। सपोज अब पहला केस, उसने आप लोगों से बोला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, सिंपली इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। या फिर वो आप लोगों से क्या बोल रहा है? दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑर्डर टू अरेंज, इन ऑर्डर टू अरेंज द चार्जेस एट कॉर्नर्स,
चार्जेस एट कॉर्नर्स, के भाई वो अमाउंट का वर्क डन जो कि आपको चार्जेस को अरेंज करने के लिए चाहिए होगा कॉर्नर्स पे। या फिर वो आप लोगों को बोलता है बेटा यहाँ पे दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एसोसिएट, ठीक है, और या फिर डिसोसिएट द सिस्टम। इस सिस्टम को एसोसिएट करने के लिए या फिर इस सिस्टम को डिसोसिएट करने के लिए जो अमाउंट की एनर्जी चाहिए वो पता कीजिए। तो इन सब में आपको सिंपली एक ही चीज करनी है, पूरे सिस्टम का वर्क डन, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल देनी है। तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या करते हैं, पेयर बनाने शुरू कर देते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो पहले ए से शुरुआत करते थे, तो याद कीजिए ये बन जाता था ए बी, फिर इसके बाद ए सी, फिर इसके बाद ए डी। तो जैसे ही ए के पेयर बन जाते थे आप ए को हटा देते थे, फिर उसके बाद बी से शुरुआत करते थे, तो ये आ जाता था बी सी प्लस बी डी। बी के पेयर बन जाते थे, फिर आप सी से शुरुआत करते थे और ये बन जाता था आखिरी पेयर सी डी। ठीक है, फिर इसके अंदर जो ये डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू ए सी, डब्ल्यू ए डी, डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू बी डी, डब्ल्यू सी डी, इन सब की वैल्यूज को पता करने के लिए आप अपना जनरल फॉर्मूला क्या लगा देंगे, दैट डब्ल्यू इज के इंटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। इस जनरल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप सभी के लिए रीडिंग्स लिखेंगे एंड उनको ऐड ऑन करके देखेंगे, कौन जो जो कैंसिल होगा हटा देंगे, जो जो ऐड ऑन होगा उसको एक रिजल्ट बना देंगे। तो एक तो ये चीज होती थी। फिर इसी सिस्टम के अंदर उसने एक चीज और बोल दी आप लोगों को, ठीक है, ये देखिए ध्यान से, उसको भी मेंशन कर लेते हैं हम लोग। कहता है आप लोगों से वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग द चार्जेस, ब्रिंग द चार्जेस एट सेंटर। ठीक, आप लोग वो वर्कडन पता कीजिए जो कि आप लोगों को करना पड़ेगा उन सभी चार्जेस को सेंटर पे लाने के लिए। ठीक है, तो जब आप लोग वर्क डन करेंगे सभी चार्जेस को सेंटर पर लाने के लिए, तो इन दैट केस आप लोग जो पेयर बनाएंगे वो किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, सेंटर के रिस्पेक्ट में। तो तुरंत आप लोगों ने क्या करा, ये ले लिया डायगोनल्स को ज्वाइन करके इसका एक सेंटर पॉइंट इस तरीके से। ठीक है, और सेंटर में मान लेते हैं ओ, और यहां पर आप लोगों ने रख देना है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो इस सिचुएशन में जब आप पेयर बनाएंगे तो आप लोगों के पास जो पेयर बनेंगे बेटा टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए विल बी सेंटर के रिस्पेक्ट में। सो डब्ल्यू ओ ए प्लस डब्ल्यू ओ बी प्लस डब्ल्यू ओ सी एंड प्लस डब्ल्यू ओ डी। तो अगर आप लोग इन सभी में रीडिंग्स डाल के इसको रिजॉल्व कर देते हैं तो आपको वो एनर्जी पता लग जाएगी जिसकी हेल्प से आप उन सभी चार्जेस को सेंटर पे एसोसिएट करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, 3 पॉइंट्स हुए, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप लोग प्रिपेयर कर पाएंगे अच्छे से, इसको प्रिपेयर कर पाएंगे अच्छे से बेटा। ठीक है, नाउ अलोंग विद दिस इसी के अंदर आप लोग एक पॉइंट और याद रखिएगा, हर्षिता बेटा, हर्षिता। ठीक है, आप ध्यान से समझ के चलो, आप प्रिपरेशन आपका थोड़ा सा कमजोर महसूस हो रहा है। ठीक है, सो थोड़ा ध्यान से बच्चे। ठीक है भाई, सपोज आप लोगों से बोलता है, जैसे हर्षिता को बोला गया एक सिचुएशन कि हाउ डज द पोटेंशियल एनर्जी, how does the potential energy of an electron, सर इसमें v एट द सेंटर आर्यन करते हैं बेटा, करते हैं, डोंट वरी। हाउ डज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पेयर changes if they are moving closer to each other। ठीक है भाई, आपसे कहा गया कि आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पेयर है, आपको पता करना है कि उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पेयर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें कैसे चेंजेस आएंगे अगर उन दोनों को एक दूसरे के करीब मूव कर दिया जाए। भाई एक तो हो गया नेगेटिव चार्ज, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया आपके पास आर। ठीक है, नाउ
आपने लिखना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में मैंने क्या कहा, अगर पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव रखेंगे, तो आपके पास कितना बना, के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई, चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस ई, एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो गया आर। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है माइनस ऑफ के ई स्क्वायर बाय आर। ये चीज बनी। अब क्वेश्चन कहता है कि आपने उनके बीच के डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया, ठीक है, दे आर मूविंग क्लोजर। अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम होने लगता है तो u की वैल्यू इंक्रीज होगी। ध्यान से देखिए, u की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज। बट एक चीज देखिए, इंक्रीज कर रही है नेगेटिव में। सोचिएगा ध्यान से, इंक्रीज तो कर रही है बट कैसे कर रही है, नेगेटिव में कर रही है। सो मेंशन कर लो दैट इंक्रीजेस इन नेगेटिव। और जो चीज नेगेटिव में जितनी बड़ी है वो उतनी छोटी होगी। इसका मतलब फाइनल आंसर इज व्हाट, डिक्रीजेस। जो इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बताइए बेटा, समझ आया शुभम यादव जी, सभी लोगों को क्लियर हुआ बेटा ये, कि भाई बढ़ तो रही है, इंक्रीज तो हो रही है, पर कैसे हो रही है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। तो नेगेटिव में इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। एंड आर्यन ये देखो बेटा, अगर जो पुराने वाला सिस्टम था हमारे पास, उसी के अंदर हम लोग करने की कोशिश करते हैं पोटेंशियल वाली कहानी को। सपोज ये हो गया आपके पास, दिस इज ए, बी, सी एंड डी। ए पर है Q1, बी पर है Q2, सी पर है Q3 और डी पर है Q4। और डिस्टेंसेस हमारे पास ये स्क्वायर है, तो ये दे दिए उसने हमें कि भाई एज लेंथ है x, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट द सेंटर। ठीक है, इसके अंदर बोल रहा है आप लोगों से डिटरमाइन पोटेंशियल एट सेंटर। तो एकदम सरल सी सिचुएशन करनी है। सबसे पहले क्या करा तुमने, आर एन डायगोनल ज्वाइन कर लिए ये, ठीक है, ये कर दिया। ये ले लिया तुमने बेटा सेंटर ओ, और सेंटर पर टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, सारे के सारे डिस्टेंसेस ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी, एंड दिस ऑल इज गोइंग टू बी इक्वल टू डायगोनल लेंथ का हाफ। और डायगोनल लेंथ कितनी हो जाएगी, √2x। तो √2x/2, तो आपके पास कितना आ गया बेटा, x/√2। ये तो पता लग गई डायगोनल लेंथ। और क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा भाई, पोटेंशियल जो है, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब स्केलर क्वांटिटी है और आपको लिखना है नेट पोटेंशियल, तो सबकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको आप एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। मतलब पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू ए, प्लस पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू बी, प्लस पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू सी, प्लस पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू डी। अब देखिए, जब लिखा ए की वजह से तो कितना हो गया, KQ1/OA। फिर लिखा बी की वजह से तो हो गया KQ2/OB। फिर लिखा सी की वजह से तो हो गया KQ3। अरे हट जाए भाई। हम्म KQ3/OC। एंड फिर लिखा डी की वजह से तो KQ4/OD। अब यहाँ पे OA, OB, OC, OD इन सब की वैल्यू डाल के अगर देख लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, अरे नेट पोटेंशियल आ जाएगा। तो पोटेंशियल में बहुत बेसिक, बहुत इजी केस हो जाता है, कर पाएंगे इसको आर्यन बेटा। ठीक है, चलिए, सो फटाफट से हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने अभी ओवरऑल देखने की कोशिश करी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है बहुत इजी, बहुत सरल है आप लोगों के पास। दिस इज ऑल अबाउट योर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है भाई, देखिए अगर आप थ्योरेटिकली ध्यान से इसको याद करें तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या हो जाती थी, एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, तो सिंपल अगर थ्योरेटिकल पॉइंट देखते हैं, सो सरफेस एट एवरी पॉइंट, सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑन विच ऑन विच द पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं,
इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सर सेम और कांस्टेंट और जीरो, बेटा सेम एंड कांस्टेंट इज द सेम थिंग, जीरो तो चेंज इन पोटेंशियल होगा, ठीक है। अभी भाई देखिए सेम और कांस्टेंट एक ही चीज, जीरो नहीं, यहां जीरो पोटेंशियल नहीं रहेगा, यहां पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। अभी आते हैं उस पॉइंट पे, रिजॉल्व करेंगे उसको अच्छे से, देखो नाउ। तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमने लिख दिया भाई। फॉर एग्जांपल, अब इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुम लोगों ने कंसीडर किया अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है या फिर एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टर है नॉर्मल, ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्फीयर ही लेना है, कोई भी कंडक्टर ले लो, यूनिफॉर्मली चार्ज है आपके पास, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, जीरो, ये चीज है। एंड एज पर द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर आप लोग याद करें, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये इक्वेशन भी ध्यान रखनी है बेटा, इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पॉइंट आपको बता देते हैं एक बार। सो इक्वेशन इज E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर। हमारी इक्वेशन ये होती है, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर, ये चीज लिखी जाती है। अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस, सो सिग्निफिकेंस ये कहता है हम लोगों से कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो एक तो ये पॉइंट अलग से इसको ध्यान रख लो। अब हम चलते हैं वापस अपने इक्वी पोटेंशियल वाले पॉइंट पे। सो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई देखो माइनस डीवी बाई डी आर ई के बराबर था और ई की जगह हमने जीरो रख दिया, तो यहां से जब हम रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास dv जो है वो कितना होगा, जीरो। अभी बेटा अब ये देखो, पोटेंशियल इज नॉट जीरो, change in potential is zero, and if change in potential is zero, in that case your potential will becomes constant, और जैसे ही पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा तो वो किस तरह की सरफेस कहलाएगी आपके पास, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये तो छोटा सा पॉइंट हो गया आपका किसके लिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस में तुम लोगों को तीन चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, और वो तीन चीजें क्या हैं, गौर से देखिएगा बेटा इनको। तो सबसे पहला और बहुत बेसिक सा पॉइंट आ जाता है, दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑर्डर टू मूव अ चार्ज over a equipotential surface is always जीरो, ठीक है। कि अगर आप लोग एक चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव कराते हैं तो जो वर्क डन रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसको ध्यान से देखिए पहले आप लोग। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरीके से हमने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ली, ये मैंने ऐसे बना ली, ठीक है। से दिस इज द सरफेस वन एंड दिस इज द सरफेस टू। सरफेस वन पर, पूरी सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट, और पूरी सरफेस टू पर जो पोटेंशियल है वो है 20 वोल्ट। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब पहला केस हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि मैं एक चार्ज पार्टिकल को सरफेस S1 पे मूव करा रहा हूं, भाई थोड़ा सा हो जा, बस ठीक है। सो ये देखिए मैंने एक ये पॉइंट ले लिया यहां पर, यहां कहीं, ठीक है, और इस पॉइंट को लेमिंग कर देता हूं मैं से x, और ये रहा मेरा टेस्ट चार्ज Q0, और ये मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पर y,
इस तरीके से, और मैं अपने इस क्यू नोट को एक्स से वाई लाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा, व्हेन क्यू नोट इज मूविंग ओवर सरफेस, मूविंग ओवर सरफेस S1, जब वो कौन सी सरफेस में मूव कर रहा है, सिर्फ S1 पे मूव कर रहा है, तो भाई देखिए मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज Q नॉट फ्रॉम X टू Y will be written as what, Vy minus Vx as per the equation of potential difference। और देखो जो पॉइंट x है, जो पॉइंट y है, दोनों के दोनों पॉइंट S1 की सरफेस पर है, और S1 की सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं इसको रिजोल्व करने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास क्या बना, WXY by Q नॉट विल बी 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट एंड दैट विल गिव्स मी 0, और ये हिस्सा मुझे क्या वैल्यू दे देगा, 0 दे देगा। तो इसका मतलब वर्क डन इन ऑर्डर टू मूव अ चार्ज ओवर अ इक्विपोटेंशियल सरफेस विल ऑलवेज बी 0। अगर एक सरफेस पे मूव करा रहे तो वो हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा। बट नाउ सिचुएशन बदलती है, और अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज इज मूविंग फ्रॉम S1 टू S2। अब हम चार्ज को S1 सरफेस से S2 सरफेस पर लेकर के आ रहे हैं इस तरीके से कि भाई चार्ज X पर था, और यहां X से इसको मूव कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं एक दूसरे पॉइंट Z तक, जो कि मेरी सरफेस S2 पर है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, दिस वर्क डन इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज Q नॉट फ्रॉम X टू Z will be written as what, Vz minus Vx। सो भाई Vz का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, ध्यान से देखिए 20, एंड Vx का वैल्यू कितना हो गया 10। सो इन दैट केस द वर्क डन इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज फ्रॉम x टू z विल बी हाउ मच, दिस इज 10 Q नॉट। इस तरीके से, तो तुम्हें पॉइंट क्या ध्यान रखना है, पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, यह ध्यान रखना है, अगर चार्ज को एक ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस में मूव करा रहे हो तो वर्क डन रहेगा 0, पर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस से किसी दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर लेकर के जा रहे हो जिसका की पोटेंशियल अलग है, तो वहां वर्क डन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू बनेगी। किस तरीके से, ऐसे जैसे हमने सामने बना के दिखा दिया यहाँ पे। पहला पॉइंट सबको क्लियर हुआ अच्छे से बेटा, ये चीज सबको क्लियर हुई अच्छे से प्रॉपरली। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग कोशिश करते हैं अपने अगले पॉइंट पे मूव करने के लिए। ये तो पहला पॉइंट हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस का। नाउ दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, वो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल, इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कि भाई अगर हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म, अब इसमें भी ध्यान रखना है, तो ये जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसमें अलग अलग केसेस आ जाएंगे। तो जो पहला केस आ जाता है वो आ जाता है आपके पास फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब तुम लोगों ने करा बेटा इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो तुम लोग क्या देखते हो कि भाई ये तो हो गई तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से, ये चीज बना दी आप लोगों ने। ठीक है, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस जब बनाएंगे तो यहां जो सरफेसेस बनेंगी बेटा, ये बना दी 90 डिग्री पे आप लोगों ने इस तरीके से, और बनानी इस तरीके से है कि इन सरफेसेस के बीच के जो डिस्टेंसेस होंगे विल रिमेन द सेम, डिस्टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, D1 D2 इन सच अ वे कि D1 विल बी इक्वल्स टू D2, ऐसे करके। ठीक है, ये तो कब है, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड नाउ सपोज अब वो आप लोगों से एक सिचुएशन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली along x axis,
भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो रहेगी तो 90 डिग्री पर ही, पर छोटा सा बदलाव क्या आने वाला है यहाँ पे। भाई मान लो ये तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ली इस तरीके से, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब यूनिफॉर्म नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, ये उसने हम लोगों को बोल दिया। ठीक, तो अब आप लोग क्या करेंगे, अपनी इस बेसिक इक्वेशन में जाएंगे, अगर आपको याद हो E इक्वल्स वी बाय आर। ठीक है, और इस रिलेशन के अंदर जो ये आर है बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर देखते हो तो क्वेश्चन के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर तुम इंक्रीज करते हो तो कीपिंग दिस पोटेंशियल कांस्टेंट, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो जो डिस्टेंस होगा बेटा वो क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। तो इसका मतलब जब आप यहां प्लॉट करेंगे तो किस तरीके से, पहली ये बनाई इस तरीके से, दूसरी आपने ये बनाई इस तरीके से, तीसरी को थोड़ा सा करीब ले आएंगे इस तरीके से, फिर उसके बाद आप उनके बीच की दूरी को थोड़ा और कम कर देंगे इस तरीके से। सो देखिए, सपोज पहली सरफेस ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और तीसरी ये हो गई। ठीक है, सो D1 D2 D3, तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि इनके बीच के जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो ध्यान रखना है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस विल बी एट इक्वल डिस्टेंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगती है तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस विल कम्स क्लोजर, एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने लगती है तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस विल स्टार्ट मूविंग फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगी। तो ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट था, पहला हो गया कि वर्क डन वाला, दूसरा हो गया इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस के बीच के डिस्टेंस का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सबको क्लियर हुआ बेटा अच्छे से, यहां तक के पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा प्रॉपर्ली। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। नाउ अब यहां से आगे मूव ऑन करते हैं इसके तीसरे और काफी अहम हिस्से की तरफ। सो देखिए बेटा, तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के पास क्या बनता है यहां पर, ठीक, क्वेश्चन फॉर्म में, कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड शुड ऑलवेज बी नॉर्मल, शुड ऑलवेज बी नॉर्मल टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस से हमेशा नॉर्मल ही क्यों लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ये वो रीजन असर्शन वाले में आप लोगों के पास हेल्प आउट करेगा कहीं ना कहीं। तो याद कीजिए, अभी हम लोगों ने बात करी कि भाई हमारे पास एक ये कंडक्टर लिया, इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, और इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, जीरो, तो आपके पास जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया तो ये शेल यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर किसका काम करेगा, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस का, इस तरीके से। ठीक है, अगर हम लोग कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 90 डिग्री पे नहीं है, ठीक है, एक अर्बिट्ररी एंगल पर ले ली हम लोगों ने इस तरीके से, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वी विल हैव टू कंपोनेंट्स। एक तो हो जाएगा आपके पास ये कंपोनेंट दैट इज ई कॉस थीटा। ठीक है, और इस कंपोनेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं यहाँ पे, वी कॉल इट एज द टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट। और दूसरा हो जाएगा बेटा हमारे पास यहां से ये वाला, दिस इज ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, एंड दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट। अब यहां पर क्या देखा गया कि चलो जो नॉर्मल कंपोनेंट है 90 डिग्री पे है, वो तो एक प्रैक्टिकल पॉइंट हो गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे होती है। अब जो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट बना हमारे पास, ये कहानी जो है
ये कहानी खराब करनी शुरू करता है। और किस तरीके से कहानी खराब करनी शुरू करेगा? दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट विल स्टार्ट डूइंग वर्क, will do some work in order to move a charge over surface, charge over सरफेस। भाई ये जो आप लोगों के पास टेंजेंशियल कंपोनेंट आया है ई कोस थीटा, ये चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन करने लगेगा, एंड विच इज नॉट करेक्ट, विच डिससेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है भाई, ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की कंडीशन को क्या कर देता है? डिससेटिस्फाई कर देता है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन हमेशा कितना होता था? जीरो। तो इस वजह से, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा 90 डिग्री पे रहेगी, क्योंकि अगर 90 डिग्री पे नहीं होती तो उसके दो कंपोनेंट्स रहेंगे, एक रहेगा नॉर्मल कंपोनेंट और एक रहेगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। एंड आउट ऑफ दीज टू कंपोनेंट, जो तुम्हारा टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन करने लगेगा, जो कि सही नहीं है, गलत पॉइंट है। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट 90 डिग्री पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब 90 डिग्री पे होगी सीधे सीधे, तो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट होने का कोई मतलब ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, वो सीधा 90 डिग्री पे रहेगी, कोई कंपोनेंट्स नहीं बनेंगे। डन। सो यहां तक के सारे पॉइंट क्लियर हुए? सर हर इक्वी पोटेंशियल में ई जीरो नहीं होता, ओ जैसे कि तेंजिल जी? हर इक्वी पोटेंशियल सरफेस में ई जीरो? अरे बेवकूफ, पता लग रहा है कि तू कितना ध्यान दे रही है। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो करी है या बाहर जीरो करी है तेंजिल? जरा डायग्राम में देखना बेटा एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, सरफेस पर जीरो नहीं होती। सरफेस पे तो एग्जिस्ट करेगी, सरफेस से शुरू होती है और सरफेस पे ही खत्म। ठीक है तेंजिल जी, ये पॉइंट हम ऊपर से करते आ रहे हैं आपके पास बेटा। चलिए, ये तो तुम्हारे सारे पॉइंट। सर अगर v जीरो है तो क्या e जीरो होगा? देखिए भाई, आपके पास बहुत सरल सी सिचुएशन है, समझो इसको ध्यान से। दोनों पॉइंट्स लिख रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे। पहली चीज भाई, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देन v विल नॉट बी जीरो, दिस v विल बी कांस्टेंट, जो कि हम लोगों ने अभी देखा इक्वी पोटेंशियल के लिए। एंड द सेकेंड पॉइंट, इफ v इज जीरो, अगर पोटेंशियल जीरो है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग याद कीजिए, अगर आप बात करते हैं इक्विटोरियल लाइन, ये बना ली हम लोगों ने इक्विटोरियल लाइन, तो इक्विटोरियल लाइन में आपके पास क्या होगा? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, एंड सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन ये ले लिया आप लोगों ने। ठीक है, इस जो डाइपोल लिया हम लोगों ने यहाँ पे बेटा, ये इस डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट है p विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया, से द पॉइंट इज a। तो पॉइंट a पर जो पोटेंशियल होगा, दैट पोटेंशियल ओवर इक्विटोरियल इज ऑलवेज व्हाट? जीरो। पर पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्ट करेगी 180 डिग्री पे, इस तरीके से लेफ्ट साइड, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्विटोरियल, जो कि कितनी होती है? के पी बाय आर क्यूब। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं बेटा यहाँ पे, तो आपको साफ नजर आएगा कि अगर पोटेंशियल जीरो है तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? नॉन जीरो रहेगी। सो ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको अच्छे से बेटा? विनीत? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ सो अगला पॉइंट देख लेते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे। ये फॉर्मूलाज आप लोगों को लिखने हैं, ये दो तो लिख दिए, पर दोबारा से प्रॉपरली कर लो इनको आप लोग अच्छे से। नाउ पोटेंशियल फॉर अ डाइपोल, कितने फॉर्मूले आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा इसमें? सो ये देखिएगा, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
अगर आप लोग पोटेंशियल की रीडिंग्स देखना चाहते हैं किसकी वजह से, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, तो आप लोगों को यहाँ पर तीन इक्वेशंस ध्यान रखनी है, जिसमें कि सबसे पहली इक्वेशन आ जाती है पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल लाइन। तो जब पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल लाइन करते हैं, सो दिस इज ओनली के पी बाय आर स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है। फिर दूसरा, अगर आप लोग करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू इक्विटोरियल, तो बेटा इक्विटोरियल में तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती, आपका जीरो हो जाता है। सो पोटेंशियल ड्यू टू इक्विटोरियल इज जीरो। और फिर तीसरा आता है पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट मतलब जो पॉइंट है वो ना तो एक्सियल लाइन पर है और ना ही इक्विटोरियल लाइन पर है। सो इन दैट केस द फॉर्मूला इज के पी कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और ये थीटा वाला पॉइंट क्या रहेगा, ये देखिए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अगर हमारा यहां पर कहीं है, ये जो मैंने अभी डॉटेड लाइन बनाई, तो ये तो होगी एक्सियल लाइन। यहां पर कहीं है तो ये हो गई हमारी इक्विटोरियल लाइन। पर अब ना तो एक्सियल पर है और ना ही इक्विटोरियल पर है। ठीक है। सो नाउ ये पॉइंट हमारा क्या बनता है बेटा, ये देखिएगा ध्यान से। सो ये रिजल्ट है आपका, एक मिनट, नाराज हो जाता है ये भी, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इसमें किस तरीके से, ये हो गया डाइपोल। नाउ जनरल पॉइंट विल बी लाइक दिस, जो कि ना तो एक्सियल पर है और ना ही इक्विटोरियल पर है। ठीक है। और ये एंगल बेटा, दिस एंगल इज थीटा, ये वाला एंगल नहीं होता। ठीक है। जो एंगल होता है वो कौन सा, नेगेटिव के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो जो एंगल देखा जाता है वो नेगेटिव वाली साइड से देखा जाता है, इस तरीके से। ठीक। तो ये सारे पॉइंट हैं आपके सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के पहले हिस्से के लिए, जो कि कवर करता है आपका पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाले पॉइंट्स को। इतना पोर्शन हो जाएगा सभी का बेटा अच्छे से, इतना पोर्शन सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, यहां तक के सारे पॉइंट्स। ठीक है। नाउ अब यहां से जब हम आगे मूव ऑन करते हैं बेटा, तो अगले जो कंसेप्ट आते हैं हमारे पास, वो आ जाते हैं कैपेसिटेंस को लेकर के। तो कैपेसिटेंस की कहानी जो है वो क्या क्या चीजें लेकर के चलती है, इसको देखिएगा ध्यान से। सो इन सब को करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट, दैट इज डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या ध्यान रखना है, एक सरल सी चीज ध्यान रखनी है कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक तरीके का इंसुलेटर है। ठीक है। और करता क्या है, इंसुलेटर क्या करेगा जिसकी वजह से हम उसे डाइलेक्ट्रिक का नाम दे देंगे बेटा। सो इंसुलेटर which starts transmitting which starts transmitting electrical effect, ठीक है, from one side to other side, that is from one plate, from one plate from one, अरे भाई, from one plate to another, but condition है, when placed in when placed in एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पर कब, जब हम उसको कहां पे प्लेस कर दें बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देंगे, तब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसमिट करना शुरू करेगा। तो इसमें एक छोटा सा डायग्राम होता था, जिससे कि एक छोटा सा क्वेश्चन भी आप लोगों को ध्यान रखना था। वो किस तरीके से, कि भाई अगर आप लोगों के पास, बिल्कुल आकाश जी अभी आएगा, ध्यान से समझिए, पता था तुम्हें सब कुछ होता है, तो पेपर के टाइम में बस तुम्हारी हवाइयां उड़ रही होती है, पता नहीं क्यों। ये प्लेट एक्स हो जाती है, ये प्लेट वाई, एंड से प्लेट एक्स इज कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड प्लेट वाई इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है। अब इसके बीच में आप लोगों ने यहां पर एक इंसुलेटर रख दिया, इस तरीके से, ये चीज। ठीक है। एंड ड्यू टू पोलराइजेशन, इस इंसुलेटर की सरफेस पर क्या होता है, छोटे छोटे डाइपोल्स बनने शुरू हो जाते हैं। कैसे, भाई पॉजिटिव जो है लेफ्ट साइड पर, इसकी वजह से इंड्यूस हो जाता है कौन, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव। और जो राइट साइड पर नेगेटिव है, उसकी वजह से आ जाता है इक्वल अमाउंट ऑफ
पॉजिटिव, फिर नेगेटिव से ये आ जाता है आपके पास पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से आ जाता है आपके पास नेगेटिव, फिर नेगेटिव से नियर बाय आ जाता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव से फिर से नियर बाय आ जाता है आपके पास नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक, तो आप लोगों ने क्या देखा, इस इंसुलेटर की सरफेस पर ये इस तरीके से छोटे छोटे डाइपोल्स बनने शुरू हो गए बेटा। एंड दिस फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज डिस्क्रीट डाइपोल्स इज नोन एज व्हाट, पोलराइजेशन। इसी फिनोमिना को आप लोग क्या नाम देते हैं बेटा, वहां पे पोलराइजेशन बोलते हैं, जिसकी एसआई यूनिट, ठीक है, ये पहले तो ये चीज ध्यान रखनी है, फिनोमिना ऑफ formation of discrete dipoles, discrete dipoles is termed as what, पोलराइजेशन। इसको तो हम लोगों ने पोलराइजेशन बोल दिया। एंड बेटा जब आपसे पूछा जाए ना इसकी एसआई यूनिट, तो पोलराइजेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, चार्ज इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। तो जब चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो द स्टैंडर्ड यूनिट बिकम्स कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसकी जो एसआई यूनिट बनती है, स्टैंडर्ड यूनिट बनती है, वो क्या बनती है बेटा, कूलम पर मीटर स्क्वायर बनती है। इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो कहानी हो जाती है डायलेक्ट्रिक की। अलोंग विद दिस एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब आप लोगों ने डायलेक्ट्रिक बना दिया, पूरा सिस्टम बना दिया, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गई राइट साइड, ठीक है। और डायलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ये हो गई लेफ्ट साइड। तो क्योंकि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डायलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है, इस वजह से जो नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कभी भी इंक्रीज नहीं कर पाती, वो हमेशा क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना है कि क्योंकि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायलेक्ट्रिक, ठीक है, एंड दिस रिजल्ट्स इन व्हाट, द डिक्रीज इन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है बेटा, ठीक है। तो ये वाले छोटे छोटे पॉइंट हो जाते हैं आप लोगों के डायलेक्ट्रिक वाले पॉइंट को लेकर के। तो ये वाली चीजें सबकी हो जाएंगी अच्छे से बेटा। फिर हम कैपेसिटेंस वाले पॉइंट्स देखते हैं, ये वाला पोर्शन हो जाएगा सभी का अच्छे से। आधे बच्चे तो सो गए हैं, बस भाई अब नहीं हो पा रहा हमसे। पढ़ लो बेटा कुछ दिन, जो पूरे टाइम जिन लोगों ने मौज मस्ती काट ली है, बहुत हो गई मौज मस्ती, कुछ टाइम पढ़ाई में ध्यान लगा लो अच्छे तरीके से, ठीक है। ये देखिए बेटा, अब अगले पॉइंट जो है आपके पास कैपेसिटेंस को लेकर के हैं। तो कैपेसिटेंस में कितनी इक्वेशंस हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, उन सबको आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कैसे कैसे रहती हैं बेटा वो। ये देखिए, कैपेसिटेंस, ठीक। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा, दैट इज फॉर अ शेल कैपेसिटर, कि भाई अगर हमारे पास एक सिंपल स्फेरिकल शेल है तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। भाई मान लीजिए ये इस तरीके से हो जाता है आपके पास, डायग्राम में अगर देखेंगे ना, तो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल बॉडी ये दी गई है आपको ऐसे करके, और इसका रेडियस जो है वो कितना दे दिया गया है आप लोगों को, आर, और इसकी सरफेस पर जो चार्ज है वो कितना दे दिया गया है, क्यू। तो बेटा जब कभी भी ऐसा अरेंजमेंट है, सो द कैपेसिटेंस जो आप लोग ध्यान रखते हैं वो कितना रखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये कैपेसिटेंस रहता है हमारा किसके लिए, फॉर द शेल कैपेसिटर, ठीक है। फिर इसी से मिलता जुलता जब हम बात करते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास कंसेंट्रिक शेल कैपेसिटर, ठीक है। अब ये जो कंसेंट्रिक शेल कैपेसिटर है इसकी कहानी किस तरीके से चलती है, कि भाई सपोज अगर आप लोगों के पास ये ऐसी कोई सिचुएशन है, ये देखिएगा ध्यान से, एक ये शेल है आपका जिसका की रेडियस है आप लोगों के पास R1, एंड दिस इज एनक्लोज्ड विद इन अनदर शेल। ये किसी एक दूसरे शेल के अंदर एनक्लोज किया गया है इस तरीके से, ठीक है। अंदर वाले शेल को आप लोगों ने पोटेंशियल देना शुरू किया हुआ है, जिसकी वजह से उसकी सरफेस पर कौन आ जाता है, कंप्लीट पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव से बाहर वाले की जो अंदर वाली सरफेस है उस पर कौन आ जाता है, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव। और जो बाहर वाली सरफेस है उसको आप लोग क्या कर रखे होते हैं, अर्थ।
और जो ये बाहर वाला शेल है आपका, इसका जो रेडियस है आप लोगों के पास दिया गया है से R2। तो मतलब अगर कंसेंट्रिक अरेंजमेंट है तो इस तरीके के अरेंजमेंट जो आप कैपेसिटेंस याद रखते हैं बेटा, वो क्या ध्यान रखना होता है आप लोगों को, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय द ग्रेटर रेडियस माइनस द स्मॉलर रेडियस। तो ये कैपेसिटेंस आप लोग ध्यान रखेंगे किसके लिए, फॉर द स्फेरिकल कंसेंट्रिक शेल कैपेसिटर। ये तुम्हारा दूसरा केस हो जाता है। ठीक, फिर यहां तीसरी कहानी जो आती है बेटा आपके पास, दिस इज फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और कंडीशन कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो ठीक है, बट क्या कंडीशन चल रही है, दिस इज विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी मीडियम। तो इसमें क्या होता था हमारे पास, भाई ये ध्यान से देखिएगा, ये एक प्लेट प्लेस्ड ऑन दिस इंसुलेटिंग स्टैंड, ये एक दूसरी प्लेट ओवर द इंसुलेटिंग स्टैंड, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है d। ठीक है, से ये प्लेट x और ये प्लेट y, दोनों प्लेट्स का कॉमन एरिया है a। डन। जो प्लेट y की आउटर साइड है इसको आपने किया हुआ है अर्थ, सो दैट जब आप पोटेंशियल सप्लाई करते हो x को, तो x की जो पूरी सरफेस है वो हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज, और इस पॉजिटिव से y पर कौन आ जाता है, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव। इन सच अ वे कि जब हम अंदर की तरफ देखते हैं तो प्लेट्स के इंटरनल रीजन में ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आउट, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड इन, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब आप सिर्फ और सिर्फ देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में, तो ये कितनी हो जाती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक तो ये पॉइंट याद रखना है डायग्रामेटिकल सिचुएशन पे। और जो यहाँ कैपेसिटेंस बनता है बेटा आपके पास, दैट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखते हैं सी नॉट, दैट इज कैपेसिटेंस विदाउट एनी मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ये तुम्हें तीसरी सिचुएशन ये ध्यान रखनी है। फिर चौथी सिचुएशन क्या आती है बेटा आपके पास, ठीक, दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद मीडियम। अब आप लोगों ने दोनों प्लेट्स के बीच में क्या कर दिया, मीडियम इंसर्ट कर दिया, और उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम इज के, ये चल रहा है। तो देखो डायग्राम तो वही रहेगा जो ऊपर है आपके पास पूरा का पूरा, फर्क सिर्फ इतना आ जाएगा, पहले आपके पास कोई मीडियम नहीं था, अब दोनों प्लेट्स के बीच में आप लोगों ने कोई भी मीडियम फिल कर दिया। मीडियम फिल करने का मतलब है आप लोगों ने वहां पे कोई शीट रख दी है, कोई मीडियम ऑयल डाल दिया, वाटर डाल दिया, कुछ भी इस तरीके से। इन दैट केस जब आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सी एम इज इक्वल्स टू, भाई देखिए जो एप्सिलॉन नॉट था वो किस में बदल जाता है, एप्सिलॉन एम ए बाय डी। और क्योंकि ये जो एप्सिलॉन एम है ये किसके इक्वल, के एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, जिसको कि रिप्लेस करते हैं तो जो कैपेसिटेंस इन मीडियम हो जाता है बेटा, ये हो जाता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। फिर इसमें एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी में आप कर देते हैं सी नॉट, इस तरीके से, जिससे कि बाद में कहा जाता है कि यार मीडियम का कैपेसिटेंस हमेशा विदाउट मीडियम वाले से ज्यादा रहेगा। तो पहले ये बताओ कैपेसिटेंस के ये चार सिचुएशंस सबको क्लियर हैं अच्छे से, कैपेसिटेंस के ये चार पॉइंट्स बेटा क्लियर हैं सभी को, अभी इसमें दो और हैं अभी। ठीक है, देन अगला जो पॉइंट आता है उसको देखिए बेटा क्या बनता है आपके पास, जो फिफ्थ पॉइंट आता है आपके पास, दिस इज विद कंडक्टिंग स्लैब, विद अ कंडक्टिंग स्लैब। भाई अगर हम लोगों ने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब रख लिया तो हमारे पास क्या होगा, तो ये देखो डायग्राम में तो ये सिचुएशन यही रही पहले जैसी। भाई ये दोनों प्लेट्स हो गई इंसुलेटिंग स्टैंड्स पर, जो सेकेंड प्लेट है उसकी आउटर साइड अर्थ, प्लेट एक्स प्लेट वाई, ओरिजिनल डिस्टेंस इज डी। भाई प्लेट एक्स पॉजिटिव चार्ज, प्लेट वाई नेगेटिव चार्ज, और ये रख दिया हम लोगों ने एक कंडक्टिंग स्लैब। अब कंडक्टिंग स्लैब भाई कंडक्टर हो गया,
तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, 0। और इसका अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। और इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस कितनी हो गई, टी। सो जब कभी भी इस सिचुएशन में लिखते हैं तो लिखा जाता है कैपेसिटेंस विद मीडियम, क्योंकि आपने स्लैब डाल दी है, विल बी इक्वल्स टू एप्सिलन एम ए। भाई देखिए जनरल फॉर्मूला तो वही है ना, एप्सिलन नॉट ए बाई डी। तो एप्सिलन नॉट तो तब है जब मीडियम नहीं हो। अब मीडियम डाल दिया तो एप्सिलन नॉट की जगह एप्सिलन एम ए, और डिस्टेंस कितना रह जाएगा, डी माइनस टी। तो जो जनरल इक्वेशन है वो ये है। फिर इसी को रिड्यूस करके आप लोग जब लिखते हैं पूरा का पूरा, जब इसको रिड्यूस कर लेते हैं, सो दिस इज के एप्सिलन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी 1 माइनस टी बाई डी, इस तरीके से, जिसमें कि एप्सिलन नॉट ए बाई डी को बोर नहीं होना है। उदास होके ना बैठो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। तो सी एम विल बी इक्वल्स टू के एप्सिलन नॉट ए बाई डी कौन हो जाएगा, सी नॉट, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी बाई डी। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को ध्यान रखना होता है कब, जब हमारे पास वहां पर किस तरह का मीडियम हो, एक प्रॉपर कंडक्टिंग स्लैब रख दी है, कंडक्टर रख दिया है, ठीक है। एंड देन लास्ट आता है आपके पास सिक्स्थ पॉइंट जो है बेटा इसके अंदर, दिस इज विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो बेटा जब आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी तो इस केस में फॉर्मूला बड़ा ही प्यारा हो जाता है, दैट सी एम इज इक्वल्स टू एप्सिलन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी एंड 1 माइनस 1 बाय के। जिसमें कि जो डी है वो तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हो गया, जो टी है वो थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गई, और जो के है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, अलग अलग केस ऑफ कैपेसिटेंस के लिए। में सी की वैल्यू बढ़े बिल्कुल। देखो विनीत, आई थिंक विनीत ही था, एक मिनट, ओ सॉरी आर्यन। आर्यन, आपने जैसे ही मीडियम डाल दिया, अब चाहे वो जनरल मीडियम हो, चाहे वो कंडक्टिंग स्लैब हो, चाहे वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो, मीडियम इंसर्ट करते के साथ ही कैपेसिटेंस का वैल्यू हमेशा बढ़ेगा बेटा, ठीक है आर्यन, याद रहेगी ये चीज कि जैसे ही मीडियम इंसर्ट कर रहे हैं आप लोग, अब वो मीडियम चाहे जनरल मीडियम रहे, आपने वहां पे बाल्टी भर के पानी डाल दिया, या फिर आप लोगों ने एक वहां पे मेटल शीट डाल दी, और या फिर एक आप लोगों ने वहां पे इंसुलेटर रख दिया, ठीक है, मीडियम इंसर्ट कर दिया, तो आपका कैपेसिटेंस हर सिचुएशन में बढ़ेगा। सिर्फ उसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो बदल जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला वहां पे, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे बेटा। नाउ अगली जो चीजें आती हैं बेटा यहाँ पे, जो वेरियस केसेस ऑफ कैपेसिटेंस करे इसके बाद, दिस इज ऑल अबाउट energy stored in energy stored in कैपेसिटर। और एनर्जी स्टोर्ड के साथ साथ, इसी के साथ साथ आप लोग एक चीज और करेंगे, दैट इज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो भाई देखिए, जब बात कर रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो यहां तुम्हारी दो इक्वेशन, और दोनों इक्वेशंस के अपने अलग अलग पहलू हैं, ठीक है। तो जो पहला इक्वेशन हम लोग देखते हैं कि भाई जो एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज बेसिकली द वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2c, ठीक है। इस फॉर्मूले के हिसाब से जब हम चलते हैं तो ये फॉर्मूला हमें कहता है कि कीपिंग दिस चार्ज कांस्टेंट, अगर हम चार्ज को कांस्टेंट रखें तो जो एनर्जी होगी वो कैपेसिटेंस के साथ कैसे वेरी करेगी, इनवर्सली वेरी करेगी। अनीश कुंडू, हो सुनते रहिए भाई। देखिए अनीश जी क्या चला रहे थे अभी। नहीं नहीं सर, वो गलती से माइक ऑन हो गया वो। हाँ, कहाँ मार्केट में कहाँ घूम रहे हो तुम। सर कहीं नहीं सर, वो माइक का इशू है सर, थोड़ा हवा ज्यादा जा रही है माइक में आजकल। इतनी हवा छोड़ी क्यों रहे हो बेटा। सर वो हम्म। चलो कोई नहीं, हवा को कंट्रोल में रखो, है ना। डाइट वगैरह पे ध्यान दो, हवा अपने आप कंट्रोल रहेगी। आकाश को देखो, आकाश की हवा एकदम टाइट रहती है बेचारे की। चलिए,
बढ़ते हैं हम आगे की तरफ थोड़ा सा। सो एनर्जी का जो पहला इक्वेशन लिखा बेटा हम लोगों ने वो क्या लिखा, क्यू स्क्वायर बाय 2c। सो इसमें हमने क्या देखा कि चार्ज को अगर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तो जो एनर्जी है वो कैपेसिटेंस के साथ कैसे वेरी करेगी, इनवर्सली वेरी करेगी, जिसमें कि तुम्हें ध्यान रखना है भाई कब होगा ऐसा। तो ऐसा केवल दो ही सिचुएशंस में होता है हमारे पास। पहला, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, या तो हमने कैपेसिटर्स को कैसे जोड़ा हुआ हो, सीरीज में जोड़ा हुआ हो। और दूसरा केस कब आता है, व्हेन बैटरी यूज्ड टू चार्ज द कैपेसिटर, जिस बैटरी से हम अपने कैपेसिटर को चार्ज कर रहे थे, सो व्हेन बैटरी और दैट सेल इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि U इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, जिसमें कि क्या मिलता है कि चार्ज कांस्टेंट है तो एनर्जी विल बी इनवर्सली वेरी करेगी। ये सिर्फ कब, जब चार्ज कांस्टेंट था। और चार्ज कांस्टेंट कब होगा, जब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है और या फिर जो हम बैटरी यूज कर रहे थे चार्ज करने के लिए, हमने उस बैटरी को वहां से डिस्कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो अगला फॉर्मूला बनता है, दैट U इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CV स्क्वायर। ठीक है, और इस फॉर्मूले में हम लोग क्या कहते हैं कि कीपिंग दिस V कांस्टेंट, कीपिंग V कांस्टेंट, जो एनर्जी है वो कैपेसिटेंस के साथ कैसे वेरी करेगी, डायरेक्टली वेरी करेगी। ठीक है, अब यहां पर भी आपके पास दो पहलू आ जाते हैं कि भाई ऐसा कब होगा। तो पहला केस तो ये तब पॉसिबल है व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब हमने कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट कर दिया है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, दिस इज व्हेन बैटरी यूज्ड टू चार्ज द कैपेसिटर रिमेन्स कनेक्टेड, जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे, बैटरी जो है व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, आपकी जो बैटरी रहेगी सिस्टम के अंदर कनेक्टेड रहनी चाहिए, हटनी नहीं चाहिए वहां से। तो ये वो दो सिचुएशन हो जाती है जिसमें कि वोल्टेज कांस्टेंट होगी, जिसकी वजह से तुम्हारी जो एनर्जी है वो कैपेसिटेंस के साथ कैसे वेरी करने लगती है, डायरेक्टली वेरी करने लगती है। ठीक है, नाउ इसके बाद ये तो एनर्जी की कहानी हो जाती है। फिर इसके बाद बात आती है आप लोगों के पास एनर्जी डेंसिटी, इसको भी ध्यान रखेंगे बेटा। देखिए एनर्जी डेंसिटी, सो एनर्जी डेंसिटी इन जनरल होता क्या है, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको कि आप क्या ध्यान रखते हैं भाई, सिंबल तो ये हो जाता है, एंड द फाइनल रिजल्ट सेज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपके पास बनता है किसके लिए, कि कैपेसिटर जो है उसकी पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड हुई, तो यूनिट वॉल्यूम पर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, दैट विल बी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बेटा। यहां तक ये एनर्जी वाले सारे पॉइंट्स हो जाएंगे सबके अच्छे से, एनर्जी वाले सारे पॉइंट्स याद रहेंगे सभी को। चलिए जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, भाई एक बच्चे ने बड़ी डिजाइन में बना के भेजा था अभी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है बेटा यहाँ पे, दिस इज ऑल अबाउट योर कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। अब कॉमन पोटेंशियल में सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को बेटा यहाँ पर, कि कॉमन पोटेंशियल कितना, दिस वी कॉमन इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाउ मच, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। यूज कब करते हैं इस पॉइंट को, कॉमन पोटेंशियल वाला जो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन करा, इसको यूज कब करना है आप लोगों ने, ये भी ध्यान रखेंगे। दिस इज यूज्ड व्हेन वन चार्ज्ड कैपेसिटर, वन चार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू, इज कनेक्टेड टू, दो पॉइंट्स बन जाएंगे यहाँ पे, या तो हम लोगों ने उसको कनेक्ट किया हो एक अनचार्ज्ड के साथ, अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ, और या फिर हम लोगों ने उसे कनेक्ट किया हो कनेक्टेड टू अनदर चार्ज्ड कैपेसिटर के साथ। ठीक है, तो जो फाइनल सिचुएशन भाई, पहले अकेला कैपेसिटर था, है ना, अकेला कैपेसिटर चार्ज्ड है, अब तुमने उस चार्ज कैपेसिटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया,
अब जो दूसरा है या तो वो अनचार्ज्ड होगा और या फिर उस पर कुछ अलग अमाउंट का पोटेंशियल है, वो अलग चार्ज्ड कैपेसिटर है। सो जब कंबाइन कर देंगे, जब उन्हें जोड़ देंगे, तो पूरे सिस्टम का एक नया पोटेंशियल बनेगा और उस नए पोटेंशियल को ही हम क्या नाम देते हैं, कॉमन पोटेंशियल, जो कि कितना रहेगा, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इस तरीके से ये आकाश जी बताइए बेटा जी, आकाश मैम। सर फॉर्मूला दोनों में यूज होगा सेम? नहीं बेटा, फॉर्मूला एक में यूज करेंगे, दूसरे में करके क्या करना है, दूसरे में बत्ती बना देंगे हम उसकी। कैसी बातें करते हो आकाश, दोनों में यूज करेंगे। देखो ध्यान से, अगर अनचार्ज के साथ कनेक्टेड है, अनचार्ज के साथ कनेक्टेड होने का मतलब क्या हुआ, जो दूसरा कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल हो गया जीरो, मतलब V2 को कितना कर देंगे, जीरो कर देंगे। और अगर दूसरा जो कैपेसिटर है वो चार्ज्ड है तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा V2, तो वहां V2 की वैल्यू रख के चलेंगे। ठीक है आकाश जी? ओके सर। अरे भाई आकाश, गुस्सा नहीं करना यार, मुस्कुरा दो बस तुम एक बार। देखो तुम्हारी मुस्कुराहट देख करके हमें दीपिका पादुकोण याद आ जाती है एकदम से, तुरंत के तुरंत याद आती है, सेकंड भी नहीं लगता। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे बेटा हम लोग। यहाँ पर देखो, जो अगला पॉइंट है वो हम लोगों को क्या कहता है, कॉमन पोटेंशियल के बाद बेटा आपके पास, कि अगर तुम लोगों के पास कैपेसिटर की प्लेट्स में पार्टीशन कर दिए जाते हैं, ठीक है सर, चार्ज डेंसिटी, ओके ये कोई क्या कह रहा है सर, चार्ज डेंसिटी वाली स्लाइड दिखा दो। अबे स्लाइड तो पूरी शेयर करी जाएगी तुम्हारे पास, चार्ज डेंसिटी वाली या एनर्जी डेंसिटी वाली, यश बेटा यही वाली चाहिए। डन बेटू, चलिए बहुत बढ़िया। सो देखिए बेटा जी, अगला पॉइंट क्या कहता है, तुम्हारे पास सपोज, ये क्वेश्चंस में काम आएगा सिर्फ, इस तरीके से कैपेसिटर है आपका, ये प्लेट्स हैं आपके पास, ठीक है, और ओरिजिनल था ये। अब इसके अंदर आप लोगों ने इस तरीके से कहा गया आपको कि भाई यू मेड अ पार्टीशन लाइक दिस, पार्टीशन इस तरीके से करा गया है कि डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, पार्टीशन ऐसे करा गया कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, डिस्टेंस के अंदर आ रहे हैं। अब जब डिस्टेंस में चेंजेस आए और आप लोगों ने क्या करा, दैट स्पेस फिल्ड विद सम मीडियम K1 एंड दिस स्पेस इज फिल्ड विद अदर मीडियम से K2, ठीक है। तो जब कभी भी बेटा आप लोग इस तरह का कॉम्बिनेशन देखेंगे, सो दिस कॉम्बिनेशन इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आपके पास कौन सा कॉम्बिनेशन रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स ये दी गई एंड द प्लेट एरिया इज डिवाइडेड, जो प्लेट एरिया है हम उसे डिवाइड कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, एंड जो स्पेस बना विल फिल विद द मीडियम, सपोज ये फिल किया हमने मीडियम K1, ठीक है, और इधर फिल किया आप लोगों ने मीडियम K2। तो जब कभी भी ये सिचुएशन आ रही है बेटा, सो दिस इज ऑलवेज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हमेशा क्या रहेगा आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा। जब कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात है तो फॉर्मूला आप लोग यूज करते हैं 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड अप टू 1/CN। और जब कभी यूज करते हैं पैरेलल, द फॉर्मूला बिकम CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 एंड अप टू CN, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी इक्वेशंस बनती हैं तुम्हारे, ये सारे फॉर्मूलाज बन जाते हैं बेटा आपके चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लिए।